ओके, नेक्स्ट आपके पास ओहम्स लॉ है। हम लोगों ने देखा है बच्चों के आपके पास क्या होता है कि जब बैटरी को कनेक्ट किया जाता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो क्या होता है कि उस कंडक्टर में करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। अब हम किस तरह इसको कॉन्टीन्यूस पोटेंशियल देंगे और उसके अकॉर्डिंग टू किस तरह हमारे पास करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर के अंदर, उसको समझने के लिए हमारे पास क्या था कि जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम, उसने एक लॉ दिया था जहाँ से उसने करंट का और वोल्टेज का रिलेशनशिप बताया था और उसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। बहुत सारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने ये कहा था कि करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। दिस फैक्ट इज़ नोन एज ओम्स लॉ। यानी कि आपके पास क्या है कि जितना वोल्टेज आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है किसी भी कंडक्टर की बैटरी के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है, और बैटरी जितना वोल्टेज दे रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना करंट उस कंडक्टर या उस वायर के अंदर से फ्लो करेगा। सो यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है ओहम्स लॉ की, दैट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स provided the physical state such as temperature etc of the conductor remains constant। ठीक हो गया। आपके पास क्या होता है कि जब भी कोई भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, बैटरी अप्लाई की हुई है किसी भी कंडक्टर किसी भी वायर के अक्रॉस, तो उसमें से उतना ही करंट पास होगा जितना आपके पास वोल्टेज होगा। यानी कि ये दोनों चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, इक्वल नहीं है बल्कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और सो आपके पास क्या है, वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड V इज़ इक्वल टू आर आई। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि प्रोपोर्शनैलिटी को कॉन्स्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, और यहाँ पे जो R है आपका, दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इसको हम आर कहते हैं। आर क्या किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस मतलब कि आपका जो कंडक्टर है जब उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है तो वो उस करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट कर रहा है, से जैसे आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, वो फ्रिक्शन है, वो अपोजिशन है जो आपका करंट फेस कर रहा है जब वो वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस किसी भी सर्किट में, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास नेचर क्या है, डायमेंशन क्या है, या फिज़िकल स्टेट क्या है किसी भी कंडक्टर की। ठीक हो गया। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सुपर कंडक्टर्स होते हैं। अब वो मटेरियल ऐसे होते हैं, उनकी नेचर ऐसी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को फ्लो करना देते हैं अपने अंदर से, इसीलिए उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे होते हैं जिनको सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। सेमी कंडक्टर्स इसी तरह होते हैं कि उनके अंदर अपोजिशन ज़्यादा होती है, सो वो पार्शली जो है वो करंट को पास करने देते हैं और पार्शली करंट को पास नहीं करने देते। सो आपके पास जो भी रेजिस्टेंस होगी किसी भी सर्किट के अंदर, वो डिपेंड करेगी नेचर के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर और फिज़िकल स्टेट के ऊपर कि आपका कंडक्टर किस फिज़िकल स्टेट में है। सो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी आ जाएगी, दैट इज़ रेजिस्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ द opposition to the motion of electrons due to their continuous bumping with the atoms of the lattice। अब ये रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड हो रही होती है, रेजिस्टेंस ही इस तरह प्रोवाइड हो रही होती है कि आपका जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा है कि जब उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से फ्लो करता है। सो जब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर से, तो वहाँ पे आप लोगों के पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उनकी मोशन के दौरान में उनकी जो कुलियंस होती हैं लेटस के साथ, यानी कि जो भी उनका कह लें कि मेटल की सरफेस है, मेटल है उसकी वॉल्स के साथ, या फिर आपस में इलेक्ट्रॉन्स की जो कुलियंस हो रही हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस हो रही है, जिसकी वजह से करंट जो है वो उसके पास होने में हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग, वो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि करंट को पास होने नहीं दे रहे, अपोजिशन उसको दे रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप लोगों के पास क्या हो जाता है कि आपके पास रेजिस्टेंस का जो यूनिट है दैट इज़ ओहम। ठीक हो गया। रेजिस्टेंस को आप ओम्स में मेजर करते हैं, और आपके पास यहाँ पे ओहम की डेफिनेशन है, दैट इज़ अ कंडक्टर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओहम इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट when a potential difference of 1 volt is applied across its ends। The symbol of ohm is ohm, it is measured in amperes volt,
देन आर इज़ मेजर्ड इन ओम्स, ठीक है। क्या कहा गया कि अगर आपका कंडक्टर जो है उसके अक्रॉस आप लोगों ने 1 वोल्टेज का पोटेंशियल दिया हुआ है और उसके अंदर से करंट 1 एम्पियर गुजर रहा है, तो दैट्स मीन कि आपका जो कंडक्टर है वो 1 ओहम की रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस को आप ओम्स में मेजर करेंगे, वोल्टेज को आप वोल्ट्स में मेजर करते हैं और करंट को आप एम्पियर्स के अंदर मेजर करते हैं। ये इनके यूनिट्स हैं। उसके बाद आपको एक और बात जो मैं इम्पोर्टेंट बता दूं कि आपके पास किसी भी सर्किट के अंदर से करंट तब तक फ्लो नहीं करेगा जब तक कोई अपोजिशन ना हो। सो जो ये V इज़ इक्वल टू आर आई या आई आर इक्वेशन है, दैट इज़ वेरी फंडामेंटल। यानी कि अगर आपके पास क्या होता है कि वोल्टेज है तो करंट फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ एब्सेंट है तो आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जब भी अपने सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं तो उनमें रेजिस्टर्स लगाते हैं, और रेजिस्टर्स का काम यही होता है कि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं करंट को, यानी कि फ़्लो ऑफ करंट को। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास क्या है कि अब ऐसा होता है कि कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनका अगर आप वोल्टेज का और करंट का ग्राफ बनाएं तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है कि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है लीनियरली एक सीधी लाइन के अंदर, ठीक हो गया। तो इस तरह का जो फॉलो करते हैं ग्राफ सर्किट्स, उनको हम ओहमिक सर्किट या ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं, ठीक हो गया। आपके पास क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में जब आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जो इसको कह लें कि इसी तरह की कर्व बनाते हैं। इसी तरह का आप कह लें कि ग्राफ उनका आता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके पास करंट भी बढ़ रहा है और लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर रहा। जितना आप लोगों ने स्टार्ट में वोल्टेज को बढ़ाया, जितना आपका स्टार्ट में करंट बढ़ा, इतना ही आपका यहाँ पे पहुँचने के बाद भी जितना वोल्टेज दे रहे हैं उतना ही करंट बढ़ रहा है। थ्रू आउट आपके पास क्या है, जो आपकी ये कह लें कि ग्राफ है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इस तरह के जो ग्राफ्स को फॉलो कर रहे होते हैं, इस तरह का जो ग्राफ एग्जिबिट कर रही होती हैं डिवाइसेस, उनको हम लोग कहते हैं कि ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ओमिक। लेकिन जो इस तरह ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, इस तरह की स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं देती, ऐसी डिवाइसेस को हम कहते हैं कि ये आपके पास नॉन ओमिक हैं। अब नॉन ओमिक की एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आपके घर में जो लाइट बल्ब लगा होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, ठीक हो गया, वो ओमिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, नॉन ओमिक है। और नॉन ओमिक वो किस तरह है कि जब आपके पास क्या होता है कि इनिशियली जितना आप वोल्टेज देते हैं इतना ही आपका जो करंट है वो फ्लो करता है और आपका बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि आपका जो बल्ब होता है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो मेटल से बना होता है, टंगस्टन मेटल से बना होता है। तो मेटल्स के अंदर ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी कुलियंस आपस में बढ़ जाएंगी। जब कुलियंस आपस में बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह के डिवाइसेस फिर क्या होते हैं कि नॉन ओमिक होते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ओम्स लॉ को फॉलो करने के लिए, ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए रेजिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। इस तरह की डिवाइसेस जहाँ पे रेजिस्टेंस आपकी कांस्टेंट नहीं रह रही उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। ओके, अगर हम कोई भी सर्किट लेते हैं और उसके अक्रॉस हम बैटरी देते हैं, बैटरी लगाते हैं, और बैटरी से हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो देते हैं, और हमारे पास वही बात है कि फिलामेंट ऑफ लैंप है और उसकी प्रेजेंस में हम लोग ये सारा एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हैं तो हम क्या कर देखेंगे कि जो आपकी ओमिक डिवाइसेस होंगी वो स्ट्रेट लाइन को फॉरवर्ड करेंगी, फॉलो करेंगी, स्ट्रेट ग्राफ होगा उनका। लेकिन जो आपकी नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं उनमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कर्व आना शुरू हो जाएगी। अब ये वाला जो ग्राफ है ये आपके पास लाइट के जो फिलामेंट बल्ब है उसके जो है वो फिलामेंट का है, कि आपके पास जैसे जैसे स्टार्ट में तो आपके पास जितना वोल्टेज था उसके अकॉर्डिंगली करंट इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आते आते वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है लेकिन करंट उस तरह नहीं बढ़ रहा जिस तरह इस पॉइंट के ऊपर बढ़ रहा था।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। दैट्स मीन कि आपका जो फिलामेंट है वो क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस है। उसके बाद आपके पास सेमीकंडक्टर्स डायोड होते हैं, उनका जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ऑब्वियसली आप इस बुक में आगे चल के उन चैप्टर्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि उनके दरमियान में जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, यानी कि इनिशियली वोल्टेज और करंट शायद एक दूसरे के कह लें कि एग्रीमेंट में बढ़ते हैं, लेकिन सडनली फिर क्या होता है कि वोल्टेज इतना नहीं बढ़ता लेकिन करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। जब इस तरह की भी सिचुएशन आ जाती है तो तब भी आपके पास वोल्टेज और करंट दोनों आपस में प्रोपोर्शनल नहीं रहते। सो आपके पास यहाँ पे इस केस में भी जो आपका कह लें कि डायोड है वो क्या कर रहा है, नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट आपका रिव्यू है। रिव्यू में सिंपल सी बात आपको बता दूं जस्ट कि मैंने आपको बताया था कि फ़्लो ऑफ करंट के लिए रेजिस्टेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी भी रेजिस्टेंस को आप सर्किट में किस तरह अप्लाई करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो सर्किट है उनको सीरीज़ ओरिएंटेशन में लगाएं। सीरीज़ में लगाने का क्या मतलब है कि आप इनको एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह करके जो है वो रेजिस्टर को अप्लाई कर रहे हैं। इस तरह के जब रेजिस्टर आप सीरीज़ में लगाते हैं यूँ इस तरह सीध में, तो क्या होता है कि इनके अक्रॉस जितना भी करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा होता है वो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो सेम करंट फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके अक्रॉस कम करेगा, इसके अक्रॉस ज़्यादा, इसके कम, बल्कि थ्रू आउट आपके पास करंट तीनों रेजिस्टर्स के अंदर सेम रहेगा। और इस तरह की अरेंजमेंट को हम सीरीज़ अरेंजमेंट कहते हैं। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है तो आप इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब आप इन तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, इन तीनों का सर्किट में कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम है। ठीक हो गया। उसके बाद पैरेलल अरेंजमेंट में आप क्या करते हैं कि आप इस तरह का सेटअप करते हैं और जितने भी आपके रेजिस्टेंस हैं उसको आप एक दूसरे के पैरेलल में लगाते हैं। जिस तरह सीरीज रेजिस्टेंस में आपके पास थ्रू आउट करंट सेम रहता है, इसी तरह आपके पास पैरेलल रेजिस्टेंस को जब आप अप्लाई करते हैं तो थ्रू आउट वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। करंट इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अब चेंज रहेगा लेकिन वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस सेम रहेगा।